दोस्तों, योर नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको कई तरह के नॉलेज वाली वीडियोज़ मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। ऊष्मागतिकी के पिछले वीडियो में हमने देखा था ऊष्मागतिकी का कंसेप्ट, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्थितिकल प्रक्रम की तरफ। स्थितिकल प्रक्रम को समझने से पहले हम एक टर्म समझते हैं, अवस्था चर। देखिए, अवस्था चर क्या है? बेसिकली चर से मतलब जो चेंज होने वाले पैरामीटर्स हैं वो। जब भी हम ऊष्मागतिकी के बारे में अध्ययन करते हैं तो ऊष्मागतिकी निकाय, चाहे वो हो सकता है गैस हो या किसी और रूप में हो, तो ऊष्मागतिकी निकाय किस स्थिति में है ये जानने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। जैसे उसका दाब क्या है, क्या टेम्परेचर है, क्या द्रव्यमान है। यदि इस तरह के कुछ पैरामीटर्स हमारे पास हों, इस तरह की गणनाएं हम निकाल सकें, तो हम ऊष्मागतिकी निकाय की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। ऐसे चरों को ही ऊष्मा अवस्था चर कहा जाता है। यानी परिभाषा के फॉर्म में कहें तो ऐसे चर जिनसे किसी ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके, उन्हें अवस्था चर कहते हैं। या यूं कहें कि ऊष्मागतिकी निकाय अनेक चरों पर निर्भर करता है, उन चरों को अवस्था चर कहते हैं। देखिए, अवस्था चर 6 हैं, 6 हमारे पास चर हैं और ये 6 चर 2 भागों में बटे हुए हैं। एक जो पार्ट है अवस्था चर का वो कहलाता है गहन चर और दूसरा जो हिस्सा है वो कहलाता है विस्तीर्ण चर। ये 2 नाम हैं और सभी 6 चरों में 3 गहन चर हैं, 3 विस्तीर्ण चर हैं। 3 गहन चर कौन कौन से हैं? P यानी कि दाब, T यानी ताप और रो मीन्स घनत्व। इन 3 को गहन चर माना गया है। और विस्तीर्ण चर में आते हैं M यानी द्रव्यमान, U यानी आंतरिक ऊर्जा, और V यानी आयतन। इस तरह से हमारे पास ये 6 पैरामीटर हैं, 6 अवस्था चर हैं, जिनके आधार पर हम किसी ऊष्मागतिकी निकाय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इनको जो 2 हिस्सों में बांटा गया है, ये किस तरह से बांटा है ये आप समझें। जब भी कोई एक निकाय होता है, मान लिया ये मेरा एक निकाय है, चारों तरफ रुद्धोष्म दीवार हमने बनाई। अब इस निकाय के अंदर यहां गैस भरी हुई है। इन 6 में से कुछ ऐसे चर होंगे जो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हो जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो सभी हिस्सों में बराबर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए ये पूरी गैस है जिसका दाब P है, ताप T है, घनत्व ρ है, द्रव्यमान M है, आंतरिक ऊर्जा U है और आयतन V है। मानो आप इसको 2 हिस्सों में बांट देते हो। यहां से आपने डिवाइड कर दिया इसको 2 पार्ट में, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। अब एक साधारण सी बात है, जितना दाब इस गैस का होगा, इस वाले बॉक्स में, इसको मैं बॉक्स नंबर ए नाम देता हूं,
इसे मैं बॉक्स नंबर बी नाम देता हूं। ए बॉक्स में गैस का जितना दाब होगा डेफिनेटली बी वाले हिस्से में भी उतना ही दाब होगा। यानी इसको, इस पूरे निकाय को दो अलग अलग भागों में यदि हम स्टडी कर रहे हैं तो दोनों भागों में दाब का मान हमेशा बराबर रहेगा। ठीक इसी तरह से टेम्परेचर यानी कि तापमान भी दोनों भागों में बराबर रहेगा। जितनी गैस ए हिस्से वाली गर्म है उतनी ही गैस बी हिस्से वाली गर्म रहेगी। और ठीक इसी तरह से घनत्व भी दोनों हिस्सों में समान रहेगा, क्योंकि गैस जब इस पूरे बॉक्स में थी तो सभी तरफ समान रूप से वितरित होती है, घनत्व हमेशा बराबर होता है। जैसे ही आपने इसके दो हिस्से किए तब भी हर भाग में घनत्व बराबर रहा। लेकिन आप द्रव्यमान देखें, द्रव्यमान दोनों हिस्सों का बराबर नहीं है। बी का द्रव्यमान कम है, ए का द्रव्यमान ज्यादा है। यानी बी में जो गैस भरी हुई है उसका कम द्रव्यमान रहेगा, ए में जो गैस भरी हुई है उसका ज्यादा द्रव्यमान रहेगा। यानी द्रव्यमान दोनों भागों में अलग अलग है। ठीक इसी तरह से आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा भी ए और बी दोनों में बराबर नहीं रहेगी। दोनों की आंतरिक ऊर्जा अलग अलग है, क्योंकि दोनों में कणों की संख्या अलग अलग है, उनके कंपन, उनकी गति, ये दोनों अलग अलग है। और आयतन, आयतन में इन दोनों का अलग अलग दिख रहा है। ये आपको इसका आयतन बड़ा दिख रहा है, इसका आयतन आपको कम दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन सभी 6 अवस्था चरों में से कुछ चर ऐसे हैं जो किसी भी ऊष्मागतिकीय निकाय के सभी भागों में हमेशा एक जैसे रहते हैं। इन्हें हम गहन चर कहते हैं, और ये चर हैं दाब, ताप और घनत्व। ठीक इसी तरह से वे चर जो ऊष्मागतिकीय निकाय के सभी भागों में समान नहीं रहते उन्हें विस्तीर्ण चर कहते हैं, और ये चर हैं द्रव्यमान, आंतरिक ऊर्जा और आयतन। इस तरह से हमारे 6 अवस्था चर हैं। अब हम स्थितिकल्प प्रक्रम की बात करते हैं। स्थैतिक कल्प प्रक्रम। स्थैतिकल्प प्रक्रम क्या है? प्रक्रम यानी प्रोसेस। कोई भी प्रक्रिया हो रही है ऊष्मागतिकीय निकाय के साथ, हम कोई भी प्रक्रिया करें, उसे गर्म करें, उसका प्रसार हो, उसका दाब बढ़े, जो कोई भी प्रक्रिया हम करें वो प्रक्रम कहलाता है। और इसमें एक वर्ड है स्थैतिक। स्थैतिक से मतलब है कि ऊष्मागतिकीय निकाय की प्रक्रिया के दौरान, यानी ऊष्मागतिकीय निकाय पर जब प्रक्रम हो रहा है तो उसके अवस्था चर लगभग समान रहने चाहिए, परिवर्तित नहीं होने चाहिए। जैसे आप एग्जांपल समझें, मान लिया जाए कोई सिलेंडर आपने लिया, सिलेंडर है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है और ये आपके गैस भरी हुई है। मैंने आपने इसको गर्म किया, गर्म करने पर पिस्टन का विस्तार होगा। यदि आपने इसको ऊपर से रोका हुआ नहीं है तो, ऊपर से दबा रखा है तो अंदर दाब बढ़ेगा। दो में से कोई भी एक चीज होगी। स्थैतिकल्प प्रक्रम ये कहते हैं कि अब ये सिलेंडर एकदम से नहीं बढ़ना चाहिए, ये थोड़ा सा बढ़ेगा और इतना सा ऊपर उठेगा कि वो टेम्परेचर पुनः उसी स्थिति में आ जाए जिस स्थिति में पहले था। फिर से आप इसको गर्म करेंगे, फिर ये हल्का सा उठेगा, लेकिन तापमान वहीं का वहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो हम अवस्था चर स्थिर रखना चाह रहे हैं, यह कभी भी शीघ्र गति वाले या तेज गति वाले प्रक्रम में स्थिर नहीं रह सकते। यदि आपको अवस्था चरों को स्थिर रखना है, चाहे दाब को स्थिर रखना है, चाहे ताप को स्थिर रखना है, चाहे घनत्व को, द्रव्यमान को, किसी भी अवस्था चर को आपको स्थिर रखना है, तो आपको इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रक्रम को बहुत धीरे 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 करना पड़ेगा। इतनी धीरे करना पड़ेगा कि हम
ये इंश्योर कर सकें कि इन अवस्था चरों में कोई परिवर्तन नहीं हो। वास्तविकता में देखा जाए तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। इतनी धीमी गति से कोई भी प्रोसेस हो नहीं सकती ऊष्मागतिकी में। इसलिए ये मान लीजिए कि स्थैतिक कल्प प्रक्रम केवल सैद्धांतिक रूप से संभव है, वास्तविक रूप से या प्रायोगिक रूप से स्थैतिक कल्प प्रक्रम संभव नहीं है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से हम मान सकते हैं। हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम ऐसी स्थितियां मान सकते हैं थ्योरेटिकली कि उसमें हमारे जो अवस्था चर हैं ये स्थिर रह सके, ये हमारे स्थैतिक कल्प प्रक्रम होंगे। लेकिन केवल आदर्श स्थिति में केवल थ्योरेटिकल सैद्धांतिक रूप से, वास्तविकता में कोई भी स्थैतिक कल्प प्रक्रम प्रकृति में नहीं होता। थ्योरेटिकली भी बात करते हैं, अब हम इसकी स्टडी करेंगे। तो स्थैतिक कल्प प्रक्रम के 4 प्रक्रम है हमारे पास: समतापीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम। हमारा जो पढ़ने का चरण रहेगा ये स्थैतिक कल्प प्रक्रम को, इन चारों में हम पढ़ेंगे और 2 चीज हम इनके बारे में मूल रूप से पढ़ेंगे कि इन प्रक्रमों का समीकरण क्या बनता है और इन प्रक्रमों में किया गया कार्य का मान कितना होता है। इन 2 चीजों पर हमारा मुख्य रूप से फोकस रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले समतापीय प्रक्रम की। आप देखें, समतापीय प्रक्रम नाम में क्लियर है कि इस प्रक्रम में तापमान समान रहेगा, तापमान नियत रहेगा। तो समतापीय प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है? समतापीय प्रक्रम की परिभाषा होती है ऐसा स्थैतिक कल्प प्रक्रम जिसमें तापमान का मान नियत रहे, उसे समतापीय प्रक्रम कहते हैं। परिभाषा हो गई। परिभाषा इन सब की इनके नाम के आधार पर है। तो पहला जो हमारा पार्ट था वो परिभाषा आपने देखी। दूसरा पार्ट है इसका समीकरण। समतापीय प्रक्रम का समीकरण क्या होता है? आदर्श गैस समीकरण आप जानते हैं। आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर nRT। n मोल के लिए आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर nRT। ये हमने द्रव्य के तापीय गुण जब पढ़े हैं वहां हमने इस चीज को पढ़ा है। n मोल है तो nRT, 1 मोल है तो ये रहता है PV बराबर RT। समतापीय प्रक्रम में तापमान नियत है यानी कि T कांस्टेंट है। T कांस्टेंट होने का मतलब हुआ इस समीकरण का जो राइट हैंड वाला पूरा पार्ट है, आप देखें n कांस्टेंट राशि है, R गैस नियतांक कांस्टेंट है और T समतापीय प्रक्रम के लिए हमने कांस्टेंट कर दिया। तो इसका मतलब ये पूरा हिस्सा कांस्टेंट हो गया। तो आपके पास जो फाइनली बचा वो हुआ PV बराबर कांस्टेंट या PV बराबर नियतांक। एक ही बात है। ये आपका समतापीय प्रक्रम का समीकरण होता है। बहुत आसान है। तीसरी चीज आती है समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य। कार्य के लिए आप देखें, देखिए ऊष्मागतिकी का पहला नियम जो था वो क्या था? डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, यानी कि दी गई ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने और कार्य करने में प्रयुक्त होती है। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि आंतरिक ऊर्जा केवल
ताप पर निर्भर करती है। इस पूरे प्रक्रम में हम देख रहे हैं समतापीय प्रक्रम, यानी कि ताप परिवर्तित नहीं होगा, ताप नियत है। ताप नियत होने का मतलब आंतरिक ऊर्जा भी नियत रहेगी। आंतरिक ऊर्जा नियत होने का मतलब आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इट मीन्स डेल्टा यू बराबर रहेगा 0, और डेल्टा यू 0 है तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। यानी पहली बात तो ये कि समतापीय प्रक्रम में निकाय को दी गई संपूर्ण ऊष्मा उसके कार्य में परिवर्तित हो जाती है। जितनी भी ऊष्मा हम देते हैं वो सारी की सारी ऊष्मा कार्य में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम कार्य का मान देखते हैं। कार्य का मान कितना होता है? W बराबर इंटीग्रेशन dw। dw का समाकलन करेंगे, W का मान आ जाएगा। dw का मान कितना होता है? dw बराबर होता है pdv। ये पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, इंटीग्रेशन pdv। p का मान कितना है? देखिए समतापीय प्रक्रम के समीकरण से pv बराबर nRT है, तो p बराबर हो जाएगा nRT अपॉन v। क्योंकि pv बराबर nRT, इट मींस p इक्वल टू हो गया nRT अपॉन v, और ये आपका dv। ये जो कार्य हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं V1 आयतन से लेकर V2 आयतन तक प्रसार होने में। समतापीय प्रक्रम में जो ऊष्मागतिकी निकाय का प्रसार हो रहा है उसमें मान लिया जाए शुरुआत में जो आयतन है वो V1 है, और बाद में जो आयतन होगा वो V2 है, और वहां तक का हमें कार्य निकालना है। यानी कि समाकलन की लिमिट लगाई हमने V1 से लेकर V2। nRT तीनों कांस्टेंट है, यहां हमने बताया था n कांस्टेंट ऑलरेडी है, r ऑलरेडी कांस्टेंट है, और t चूंकि समतापीय प्रक्रम है इसलिए कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होने की वजह से तीनों बाहर, इंटीग्रेशन लिमिट v1 से v2, और अंदर आपके पास बचेगा dv अपॉन v। 1 अपॉन v का जो समाकलन होता है वो होता है नेचुरल लॉग v, nRT। 1 अपॉन v का समाकलन होगा ln v, लिमिट v1 से लेकर v2। ये ln v क्या है ये मैं आपको बता दूं। ln है नेचुरल लॉग, ln v, इट मींस l मींस लॉग, n फॉर नेचुरल। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लॉग v जिसका आधार e है, यानी कि e आधार वाले लॉग को हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल लॉग। चलिए फिर से यहां आते हैं, लिमिट लगाएंगे nRT ln v की जगह पर v2 रखना है, माइनस का चिन्ह लगाना है, अगेन लॉग, और v की जगह पर v1 रखना है। लिमिट लगाना मैं आपको समाकलन वाले पार्ट में बता चुका हूं। ठीक है, लॉग की जब डेफिनेशन होती है तो लॉग चाहे नेचुरल हो चाहे कोई भी आधार हो, लॉग a माइनस लॉग b का मतलब होता है लॉग a अपॉन b। तो नेचुरल लॉग v2 माइनस नेचुरल लॉग v1 का मतलब होगा नेचुरल लॉग v2 अपॉन v1। ये आपके कार्य का मान आ गया। तो समतापीय प्रक्रम में आपके कार्य का मान होता है W बराबर nRT नेचुरल लॉग v2 अपॉन v1। तो मुख्य रूप से दो चीजें आपको ध्यान होना चाहिए। समतापीय प्रक्रम का समीकरण PV इक्वल टू कांस्टेंट या nRT, और
कार्य है, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य NRT नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, यह हम नोट करके रखते हैं। देखिए समतापीय प्रक्रम का समीकरण हो गया PV बराबर NRT बराबर कांस्टेंट, और इस प्रक्रम में किया गया कार्य W बराबर NRT नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। ठीक है, अब हम दूसरा प्रक्रम देखते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। ये बाद में देखेंगे, पहले हम रुद्धोष्म प्रक्रम देखते हैं, क्योंकि उनके कार्य और समीकरणों में थोड़ी सी समानता है। ये एक अलग तरह से सामान्य रूप से देखे जा सकते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम में जैसे कि हमने पहले रुद्धोष्म दीवार पढ़ी थी, तब भी ये बात आई थी। रुद्धोष्म का मतलब रुद्ध प्लस ऊष्म, यानी जिसमें ऊष्मा अवरुद्ध हो जाए, तो रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाएगा ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का ना तो उत्सर्जन हो ना अवशोषण हो, ऐसा प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। इसका जो समीकरण होता है, इस के समीकरण का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, और यह समीकरण हम सीधा सीधा याद रखते हैं, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। रुद्धोष्म प्रक्रम का यह समीकरण है, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, सीधा समीकरण हम देख रहे हैं, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। गामा क्या है? गामा एक ऐसा कांस्टेंट है, Cp अपॉन Cv। Cp क्या हुआ? Cp है नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, और Cv है नियत दाब पर, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। इन दोनों का अनुपात गामा कहलाता है, जो नियतांक है। ये जो दोनों कंसेप्ट हैं, नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा और नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, इन दोनों की अध्ययन हमें द्रव्य के तापीय गुण वाले चैप्टर में करना होता है। उसी चैप्टर में हम ये भी देखते हैं कि Cp का मान हमेशा ज्यादा रहता है, Cv का मान हमेशा कम रहता है। यदि आपको इन दोनों के बारे में डिटेल्स में समझना है, तो आप हमारे तापीय गुण वाले वीडियो को देखें। तो Cp अपॉन Cv, Cp का मान ज्यादा रहेगा, Cv का मान कम रहेगा, तो ऑब्वियसली गामा का मान 1 से ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है। तो गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये गामा है। गामा एक कांस्टेंट है जिसका मान Cp अपॉन Cv के इक्वल होता है, और इसका मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। अब रुद्धोष्म प्रक्रम में किए गए कार्य की हम गणना करते हैं, ठीक उसी पैटर्न से जैसे हमने समतापी प्रक्रम में किया था। देखिए, W बराबर होगा इंटीग्रेशन dW, और dW का मान होगा PdV। लिमिट वही V1 से V2। P का जो मान है, इस समीकरण से P का मान हमारे पास क्या आएगा? कांस्टेंट अपॉन V की पावर गामा dV।
कहां से आया? क्योंकि हमें पता है पी वी की पावर इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो ये समाकलन से बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन रहेगा v1 से v2 dv अपॉन v की पावर गामा। इसको हम यदि ऊपर ले जाए तो v की पावर माइनस गामा भी लिख सकते हैं। तो अब आप इसको लिखेंगे v की पावर माइनस गामा dv। v की पावर माइनस गामा का समाकलन क्या होगा? x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां जब मैं इसका समाकलन करूंगा तो ये समाकलन होगा v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 और लिमिट लगाएंगे हम वही v1 से v2। ये जो नीचे वाला माइनस गामा प्लस 1 है ये कांस्टेंट है, इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो आप देखें कांस्टेंट अपॉन माइनस गामा प्लस 1, इसको मैं लिख रहा हूं 1 माइनस गामा। अंदर जो बचेगा उस पर हम लिमिट इंपोज करेंगे। v की जगह पे अपर लिमिट लगाएंगे v2। तो v2 इसको भी मैं कन्वर्ट करके लिख रहा हूं 1 माइनस गामा माइनस v1 1 माइनस गामा। ठीक है, इस पूरे समीकरण में अब आप एक चीज ध्यान से देखें, मैंने यहां कहा था कि गामा का मान 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब 1 माइनस गामा ये मान नेगेटिव रहेगा और ये 1 माइनस गामा ये भी नेगेटिव रहेगा। यानी इन ये दोनों मान 1 माइनस गामा वाले ये जो वैल्यूज हमारे पास चल रही है ये नेगेटिव वैल्यूज रहेंगी। सुविधा के लिए हम क्या चाहते हैं कि इन्हें हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो 1 माइनस गामा लिखा हुआ है इसको मैं लिख दूंगा गामा माइनस 1। गामा माइनस 1 लिखने के लिए क्या करना होगा, देखें इसको जैसे मैं गामा माइनस 1 करता हूं वैसे ही माइनस का पूरे समीकरण पे प्रभाव पड़ेगा और ये होगा v1 1 माइनस गामा माइनस v2 1 माइनस गामा। आप समझे, पहले v2 माइनस v1 हो रहा था, जैसे ही मैंने इसमें से माइनस को कॉमन लिया इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो पहले v2 माइनस v1 था, अब ये v1 माइनस v2 हो गया। अब इस वाले 1 माइनस गामा को भी मैं गामा माइनस 1 में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो मैं v1 की पावर 1 माइनस गामा है इसको बटे में नीचे ले जाऊंगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये रहेगी मेरे पास कांस्टेंट गामा माइनस 1 और इसको मैं लिखूंगा v1 की जगह लिखूंगा 1 अपॉन v1 और जो पावर मेरी 1 माइनस गामा है वो पावर हो जाएगी गामा माइनस 1 क्योंकि नीचे जाने पर घात माइनस हो जाती है। ठीक इसी तरह से माइनस 1 अपॉन v2 गामा माइनस 1। देखिए यहां तक आपने बड़ी आसानी से कैलकुलेशन करते 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 निकाल लिया। अब यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है, छोटा सा एक पॉइंट है जो आपको याद रखना होता है, अदरवाइज यहां आकर के आप अटक जाएंगे। यहां पर आपके आगे समझ में नहीं आएगा कि अब आगे इस कैलकुलेशन को कैसे बढ़ाना है। तो यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की बात है कि इस कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाने के लिए हम इस कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे।
कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर ये W चल रहा है हमारा, बाहर तो रहेगा 1 गामा माइनस 1, अंदर आपने मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1 माइनस कांस्टेंट अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। और एक कांस्टेंट हमने क्या लिया था, कांस्टेंट लिया था हमने PV की पावर गामा। तो यहां इस कांस्टेंट की जगह हम यूज करते हैं PV की पावर गामा, तो 1 गामा माइनस 1। कांस्टेंट की जगह रखेंगे P, चूंकि V1 वाला चल रहा है, हम यहां रखते हैं P1 V1 की पावर गामा। देखिए PV की पावर गामा कांस्टेंट होने का मतलब हुआ P1 V1 की पावर गामा भी कांस्टेंट है, P2 V2 की पावर गामा भी कांस्टेंट है, P3 V3 की पावर गामा भी कांस्टेंट है। तो हम यहां यूज करते हैं P1 V1 की पावर गामा और यहां V1 की पावर गामा माइनस 1 माइनस इस कांस्टेंट की जगह पर हम यूज करते हैं P2 V2 की पावर गामा अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। इसमें देखें आप 1 गामा माइनस 1 चल रहा है, P1 रहेगा, V1 की पावर गामा है और V1 की पावर गामा माइनस 1 जब ऊपर जाएगी तो माइनस गामा प्लस 1, मैं आपको यहां अलग से करके बता देता हूं, P1 V1 की पावर गामा अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो P1 और V1 की पावर गामा तो ये है, ये V1 की पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस गामा हो जाएगी, ये प्लस 1 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदलते हैं घात के, गामा से गामा कैंसिल, आपके पास क्या बचा P1 और V1 की पावर 1 यानी कि P1 V1, ये आपके पास बचा रह गया। माइनस ठीक इसी तरह से P2 और इस B2 में जब ये ऊपर जाएगी नीचे वाली संख्या तो ये रह जाएगी V2, P1 V1 माइनस P2 V2। आदर्श गैस समीकरण हमें पता है, आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर nRT। इसका मतलब P1 V1 बराबर हुआ nRT1 और P2 V2 बराबर हुआ nRT2। तो ये मान आपका रहा 1 गामा माइनस 1, P1 V1 की जगह पर हमने रखा nRT1 माइनस nRT2। इसमें से nR कॉमन ले लिया, n हमारे मोल की संख्या है, R गैस नियतांक है, अपॉन गामा माइनस 1 और ऊपर आपके पास बच गया T1 माइनस T2। ये हमारे कार्य का मान आ गया समतापीय रुद्धोष्म प्रक्रम में किए गए कार्य का मान। तो इस तरह से हम रुद्धोष्म प्रक्रम के समीकरण और कार्य को भी एक जगह पर लिख लेते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम समीकरण PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट गामा इक्वल टू CP अपॉन CV ग्रेटर देन 1 और किया गया जो कार्य है वो W है nR अपॉन गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2। ये किया गया कार्य होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है,
दो स्थितिकल प्रक्रम आपके क्लियर हुए। तीसरा स्थितिकल प्रक्रम हम लेते हैं समआयतनिक। समआयतनिक प्रक्रम की क्या परिभाषा होगी, जो इसके नाम में क्लियर है, ऐसा स्थितिकल प्रक्रम जिसमें आयतन नियत रहे उसे समआयतनिक प्रक्रम कहते हैं। तो आयतन नियत रहने का मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होने का मतलब डेल्टा वी का जो मान होगा वो 0 होगा। इसके कार्य की हम गणना करते हैं। कार्य के लिए डेल्टा W इक्वल टू पी डेल्टा वी, और समआयतनिक प्रक्रम में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण डेल्टा V का मान 0 होता है, अतः किए गए कार्य W का मान भी 0 होता है। ठीक है, अब आप समझे कि हमने एक्चुअली समतापी के बाद रुद्धोष्म क्यों पढ़ा था, क्योंकि इनमें कैलकुलेशंस थी। ये समआयतनिक प्रक्रम आपका इन शॉर्ट पूरा हो गया, क्योंकि थ्योरेटिकली जब इसके आयतन में परिवर्तन नहीं है तो कार्य 0 है। समआयतनिक प्रक्रम, इसे भी हम लिख लेते हैं। समआयतनिक प्रक्रम की वैसे तो कोई समीकरण फिक्स नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहें तो डेल्टा वी बराबर 0 कह सकते हैं, और जो कार्य का मान होगा W वो भी 0। अब हमारे पास चौथा प्रक्रम बचता है समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम क्या है, परिभाषा क्या होगी, ऐसा स्थितिकल प्रक्रम जिसमें दाब का मान समान रहता है उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। समदाबी प्रक्रम में P बराबर कांस्टेंट, यानी दाब नियत रहना चाहिए। किए गए कार्य का हम मान निकालते हैं, उसी तरीके से W बराबर इंटीग्रेशन dW इंटीग्रेशन PdV आयतन V। P यहां कांस्टेंट है इसलिए हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन V1 से V2 dV। dV का समाकलन V होता है लिमिट V1 से V2। लिमिट लगाएंगे तो P V2 माइनस V1, पहले V की जगह V2 रखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर V की जगह V1 रखेंगे, मल्टीप्लाई करें PV2 माइनस PV1। PV2 का मान आदर्श गैस समीकरण से हमें अच्छी तरह पता है, PV बराबर होता है nRT। तो PV2 का मान हो गया मेरे पास nRT2 माइनस PV1 का मान हो गया nRT1। इसमें से मैं nR को कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास मान आ गया T2 माइनस T1। ये समदाबी प्रक्रम में किए गए कार्य का मान होता है। किया गया कार्य समीकरण हो गया P बराबर कांस्टेंट, और किए गए कार्य हो गया W बराबर nRT2 माइनस T1। ये समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य है। इस तरह से आपके सामने चारों स्थितिकल प्रक्रम है, और इन चारों स्थितिकल प्रक्रम की स्थिति
समतापीय प्रक्रम का समीकरण पीवी बराबर एनआरटी या पीवी बराबर कांस्टेंट और इसमें किया गया कार्य एनआरटी नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। रुद्धोष्म प्रक्रम का समीकरण पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ गामा इक्वल टू है सीपी अपॉन सीवी और इसका मान है 1 से ज्यादा। किया गया कार्य होता है एन आर गामा -1 T1 - T2। समायतनिक प्रक्रम में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, डेल्टा V इक्वल टू 0 या इसको V इक्वल टू कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके हैं। और W बराबर 0। समदाबी प्रक्रम में P इक्वल टू कांस्टेंट और W इक्वल टू एन आर T2 - T1।